नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज मैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, जिस पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है और इस पुस्तक का कवर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज का जो विषय है हमारा चर्चा का है वो है हिस्ट्री ऑफ नागा सन्यासीज, अर्थात नागा सन्यासियों का इतिहास एंड देयर रोल इन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में उनकी भूमिका। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजनीतिक जीवन में भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से शोध करके वर्षों तक मैंने बड़े ही परिश्रम के साथ इस पुस्तक को तैयार किया था। और स्वामी अवधेशानंद जी ने, जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर थे, उन्होंने इस पुस्तक का दिव्य कुंभ में विमोचन किया था, प्रयागराज में ही। यद्यपि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत अधिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इन अखाड़ों के और साथ ही साथ नागा सन्यासियों के संबंध में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको आश्चर्यजनक लगेंगी, जो आपके लिए बिल्कुल ही नई होंगी। तो इसलिए सब कुछ समेट पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अधिकांश बातें या एक परिचयात्मक इतिहास इनका आप कह लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और निश्चित रूप से जब आप ये सुनेंगे तो आपकी इच्छा होगी कि आप इस पुस्तक को खरीदें और पढ़ें। तो मित्रों, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जो कि सस्ते दाम पे उपलब्ध है। साथ ही साथ आप सीधे सीधे जो पब्लिशर हैं उनके पास आप राका प्रकाशन इलाहाबाद में, जो इसके वितरक हैं और प्रकाशक भी हैं, तो आप उनसे सीधे सीधे इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आजकल इलाहाबाद में बहुत जोर शोर से कुंभ मेले की तैयारी हो रही है और रोज अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में इनके बारे में समाचार आते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके भी नागा सन्यासियों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। फिलहाल आइए मैं इस विषय पर आपके साथ चर्चा करता हूँ। मैंने स्लाइड्स अंग्रेजी में बनाई हैं, जिससे कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जानकारी लेने वालों को फ़ायदा मिल सके। तो मित्रों, today I want to draw your attention towards an important subject, history of Naga Sannyasis. Most of the historians have ignored this subject as exploration of sources was very difficult and a lot of field work was involved in this study. At present, preparations for the Kumbh Mela are going on war footing in Prayagraj. The world's biggest festival will start from January 14 and will continue for about 2 months. The biggest attraction of Kumbh Mela is the akhadas of Naga Sannyasis on the day of major bathing festivals. Huge number of devotees gather to watch the procession of these akhadas. It is very panoramic view, but do you know that these Naga ascetics have a very glorious history? तो मित्रों, 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के तट पर बसा प्रयाग भारतीय इतिहास में अनन्य स्थान रखता है। प्रयाग में स्थित अनेक संप्रदायों के मठ एवं अखाड़े सदियों से हमारा ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। तो ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी इतिहासकारों ने उपेक्षा की है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लिखा नहीं गया है। इसका कारण यह हो सकता है कि इस विषय में जानकारी प्राप्त करना या इस विषय में मटेरियल इकट्ठा करना, सोर्सेस का एक्सप्लोरेशन करना बड़ा ही कठिन काम था, क्योंकि मुझे कई वर्ष लग गए इनके बारे में जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी या प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने में। तो विश्व का जो
सबसे बड़ा मेला है जिसमें कई करोड़ लोगों के, अब की बार लगभग 5 करोड़ लोगों के आने की संभावना है इस कुंभ मेले में। तो ये 14 जनवरी से प्रारंभ होगा और लगभग 2 महीने तक चलेगा, शिवरात्रि तक चलता है। बहुत सारे लोग यहाँ रुकते हैं, कल्पवास करते हैं और नागा सन्यासी जो है वो जब उनका जुलूस निकलता है, यानी जब उनका प्रोसेशन निकलता है, तो बड़ी संख्या में लोग दोनों ओर पंक्तिबद्ध होकर के उनका दर्शन करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो ये बड़ा ही आह्लादित करने वाला दृश्य होता है। और अगर आप इनके गौरवशाली इतिहास के विषय में जानना चाहते हैं तो आप ये पुस्तक जो आपको साइड में दिखाई दे रही है, जिसका लिंक भी मैंने दे दिया है, इसे आप अवश्य पढ़ें साथियों। During medieval period, these Naga ascetics were called warrior ascetics. They fought many wars against tyrant rulers to protect Hindu religion. ये मध्यकाल में ये नागा सन्यासी जो थे, इन्होंने बहुत सारे अत्याचारी शासकों के खिलाफ युद्ध किया। इनको योद्धा सन्यासी कहा जाता था उस समय। Later, regardless of caste and religion, they also provided military assistance to many kings and emperors. They also earned fame as businessmen and bankers. They also took the reins of Sannyasi movement in Bengal. They also helped the heroes of the revolution of 1857. After many years of hard work and intensive research, I have collected authentic information about them and written this book. In this book, readers will get detailed, authentic information about all the akharas. तो साथियों, मध्यकाल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि योद्धा सन्यासी के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने अत्याचारी शासकों से हिंदू धर्म को बचाया। बाद में ये प्रोफेशनल सोल्जर्स हो गए और जाति और धर्म वगैरह की परवाह न करते हुए इन्होंने बहुत सारे राजाओं, बादशाहों इत्यादि की सहायता की, जिसमें कि हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी सम्मिलित थे, जिनका विस्तृत विवरण आपको पुस्तक में मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने जो है बिजनेस में भी हाथ अपनाया और बैंकर्स के रूप में भी ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए। आज इनकी जो कोठियां हैं जगह जगह, हरिद्वार में, प्रयाग में, बनारस में, तो वहाँ पर कर्ज का लेन देन आज भी होता है और बहुत कम ब्याज पर ये व्यापारियों वगैरह की मदद करते हैं। अब ये स्वयं भी व्यापारी हो गए थे, जिनका जिक्र आगे मैं करूँगा। तो साथ ही साथ 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की। यद्यपि इसको प्रूव करने के लिए सामग्री नहीं मिलती, लेकिन मैंने इसको प्रूव करने के लिए प्रामाणिक सामग्री अपनी पुस्तक में दी है। तो बहुत ही परिश्रम से मैंने सूचनाएं एकत्र की हैं और ये पुस्तक आप सबके सेवा में प्रस्तुत है। In this book, a detailed and authentic description of the origin of the akhadas of various sects, their organization, initiation process, activities, and their contribution in political, economic, social, and cultural life has been given. तो इस पुस्तक में अखाड़ों के बारे में बहुत ही प्रामाणिक विवरण दिया गया है। विभिन्न संप्रदायों के अखाड़ों, चाहे वो दशनामी अखाड़े हों, चाहे वैष्णव अखाड़े हों, चाहे सिखों के अखाड़े हों, उनके संगठन के बारे में, उनकी दीक्षा प्रक्रिया के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में और साथ ही साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उनकी देन के बारे में विस्तार से विवरण मैंने दिया है। फॉर दिस वर्क आई रिमेन इन कॉन्स्टेंट कंटैक्ट विद दीज अखाड़ाज एंड देयर लीडिंग मॉन्क्स फॉर मेनी ईयर्स एंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। तो इस कार्य के लिए मैं सारे अखाड़ों में जाता था, उनके महंतों से मिलता था, खास करके जो महंत, देयर वेर सो मैनी हिस्ट्री लविंग सेंट्स, बहुत सारे इतिहास प्रेमी महंत वगैरह थे जिनका जिक्र मैंने पुस्तक में किया है। उनसे मैं मिलता था, उनके साथ बैठता था और घंटों उनसे वार्तालाप करता था और उनसे सूचनाएं एकत्र करता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल वाज painstakingly collected from libraries and archives. तो बहुत सारी सामग्री जो है वो पुस्तकालयों और लाइब्रेरीज से, अभिलेखागारों से भी इकट्ठी की गई। अंग्रेजों ने अपने समय में बहुत सारे रिकॉर्ड्स छोड़े थे, तो उनको भी खंगाला गया। तो दिस बुक इज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो वर्षों के परिश्रम का प्रतिफल है ये पुस्तक। साथियों,
The Indian Council of Historical Research, New Delhi, provided financial assistance for this research project. There are branches and headquarters of many akharas in Prayagraj, and this city has been witnessing to the activities of Naga sannyasis. On the occasion of Prayagraj Kumbh, I want to give authentic, interesting, and well-researched information about these akharas to the history lovers. Indians must know their glorious history. Hope you will like the video and also share it with your friends. And yes, do subscribe the channel because some more videos on this topic will also keep coming during Prayagraj Kumbh 2024 या 2025. तो मित्रों, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने इस शोध परियोजना के लिए आर्थिक सहायता दी थी। आइए अब हम इलाहाबाद के अखाड़ों के बारे में बातचीत करें। इलाहाबाद जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो ये शहर जो है नागा सन्यासियों की क्रियाकलापों से अछूता नहीं रहा। यहाँ के लोग इनके क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं और प्रयागराज कुंभ के अवसर पर मैं आपको बहुत ही प्रामाणिक, रोचक और अच्छी तरह से शोध की हुई सूचनाएं आपको देना चाहता हूँ नागा सन्यासियों के इतिहास पे, और प्रत्येक भारतीय को इनके गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी नहीं करेंगे। बहुत सारी और भी वीडियोस आएंगी। जैसे जैसे कुंभ मेला आगे बढ़ेगा उसके विभिन्न पहलुओं पे मैं आपके साथ चर्चा निरंतर करता रहूँगा। तो साथियों, प्रयागराज occupies a unique place in the history of India. It is situated on the confluence of three sacred rivers, Ganga, Yamuna and mystical Saraswati. Its origin is lost in antiquity. As per Vedas, its ancient name was Vishnu Prajapati. कहते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, इसलिए इसको प्रयाग कहते हैं। References to Prayag, the holiest of the holy place of the Hindus, is even made in Ramayana. The kingdom of Chandravanshi king Pururva was situated at the present Jhusi area close to Sangam. At Prayag, Lord Buddha preached his sermons. Emperor Ashoka also visited Prayag. तो मित्रों, तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के तट पर बसा प्रयाग भारतीय इतिहास में अनन्य स्थान रखता है। प्रयाग में स्थित अनेकों संप्रदायों के मठ एवं अखाड़े सदियों से हमारा ध्यान आकर्षित करते रहे। वेदों के अनुसार प्रयाग का प्राचीन नाम विष्णु प्रजापति था। हिंदुओं के पवित्रतम स्थान प्रयाग का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी हुआ है। संगम के निकट झूसी क्षेत्र में जो गंगा पार स्थित है, वहाँ चंद्रवंशी नृप या राजा पुरूरवा की राजधानी थी। प्रयाग में भगवान बुद्ध ने श्रद्धालुओं को उपदेश दिया था। सम्राट अशोक ने भी प्रयाग का भ्रमण किया था। सम्राट अशोक के प्रयाग आगमन का उल्लेख हमें प्राचीन भारत के इतिहास में मिलता है। An ancient pillar of 3rd century BC situated presently at the fort bears an inscription of Ashoka. The Chinese pilgrim Yuan Sang, a traveler to India in the 7th century, described Prayag and the charities of Harshvardhana. It was only from the time of Mughal Emperor Akbar that the name of the city became popular as Allahabad, because the great fort that he built here was known as Ilahabad. Allahabad was one of the 12 subas of Akbar's empire. During British period too, Allahabad did not lose its importance. तो मित्रों, तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के एक प्राचीन अशोक स्तंभ पर, जो वर्तमान समय में प्रयाग के किले में स्थित है, सम्राट अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। इसी अशोक स्तंभ पर हमें एक समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति मिलती है जिसकी रचना हरिशेन ने की थी, जिसमें समुद्रगुप्त की सभी विजयों का वर्णन है। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए चीनी यात्री वेनसांग ने प्रयाग में हर्षवर्धन के पंचवर्षीय सभाओं एवं दान का उल्लेख किया है। साथियों, मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग में एक किले का निर्माण कराया तथा तो उसका नाम इलाहाबाद रखा। तभी से प्रयाग इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
ब्रिटिश काल में भी इलाहाबाद का महत्व अक्षुण्ण रहा। 1857 ईस्वी में हुए भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के अवसर पर इलाहाबाद की भूमिका अग्रणी रही। Allahabad was in the forefront of Indian War of Independence in 1857. The famous proclamation pillar at Minto Park gives us a very good idea of the importance of Allahabad during British period. It has been in the limelight throughout India's freedom movement under the leadership of Motilal Nehru, Madan Mohan Malviya, Purushottam Das Tandon and Jawaharlal Nehru. तो 1857 में हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के या कह लीजिए आपकी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर इलाहाबाद की भूमिका अग्रणी रही, सराहनीय रही। मिंटो पार्क में स्थित प्रसिद्ध उद्घोषणा स्तंभ ब्रिटिश काल में इलाहाबाद के महत्व के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण काल में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन तथा जवाहरलाल नेहरू प्रभृति महापुरुषों के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता हेतु इलाहाबाद नगर ने सदैव ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप साइड में जो चित्र देख रहे हैं तो वो आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी जब मेरे पुस्तक का विमोचन कर रहे थे उस समय का ये चित्र है। इस पेज पर भी वही चित्र है। Allahabad is a pilgrim center and an ancient seat of learning. A number of mutts and akharas of different sects are situated here and they attract our attention. Allahabad is famous for the annual Magh Mela which takes place in January, February and for the Kumbh, the biggest Mela in the world which is held after every 12 years. Millions of pilgrims come to Allahabad during the month-long Mela. It is reported that in the Kumbh Mela of 1906, 30 lakhs of pilgrims were estimated to be present on the Amavasya day. In 1931 Kumbh, the number rose to 40 lakhs and in 2019 Divya Kumbh, the number was estimated at more than 4 crores. तो मित्रों, इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान रहा है और साथ ही साथ जो है वो प्राचीन काल से ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बहुत सारे संप्रदायों के अखाड़े यहाँ पर स्थित हैं जो हमारा ध्यान बरबस ही आकर्षित करते हैं। इलाहाबाद हर साल लगने वाले माघ मेले जो कि जनवरी फरवरी में प्रारंभ होता है और 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कुंभ मेले 4 स्थानों पे लगते हैं। मैं कुंभ मेले पर मेरी 2 वीडियोज़ हैं, एक हिंदी में है एक अंग्रेजी में है और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं तो आपको बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारियां मिलेंगी कुंभ मेले के बारे में जो आप नहीं जानते। यू विल बी एस्टोनिश्ड, आई बिलीव। तो बहुत सारे लाखों की संख्या में तीर्थयात्री इलाहाबाद आते हैं इस मेले में जो कि लंबा चलता है, महीनों चलता है। और ये भी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1906 में 30 लाख यात्री यहाँ पे आए थे। उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था। इसी तरह से 1906 में 30 लाख यात्री आए थे, माफ़ कीजिएगा। 1931 में 40 लाख यात्री यहाँ आए थे। 2019 का जो दिव्य कुंभ था, जो अर्ध कुंभ था, तो उसमें लगभग 4 करोड़ लोगों ने यहाँ दस्तक दी थी प्रयाग में। Akharas assume great importance during the Kumbh Mela period. Their tents are pitched in great pomp and show. They are first to take a holy dip in the river on the auspicious bathing days. People are enamored of the number of monks and large paraphernalia that is associated with these generally naked sadhus known as Nagas. People are hardly aware of the fact that akharas are not only abode of sadhus but they have played a very significant role in political, socio-economic and cultural life of Allahabad and the country. During later Mughal period, we read about a good deal of the multifarious activities during that period. तो साथियों, अखाड़े जो हैं वो कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं और उस कुंभ मेले के दौरान इनका बहुत अधिक महत्व होता है।
उनके जो शिविर हैं, उनके शिविर जो है उसमें काफ़ी अधिक तड़क भड़क आपको दिखाई पड़ेगी। और जो मुख्य स्नान के दिन होते हैं, जैसे मौनी अमावस्या का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, या और बसंत पंचमी का दिन है, तो खास करके मौनी अमावस्या के दिन अखाड़े ही जो है वो सबसे पहले स्नान करते हैं। और लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में वो लोग रहते हैं, लोग आह्लादित हो जाते हैं इन नागा साधुओं को देख करके। और साथ ही साथ लोगों को एक जानकारी नहीं है, वो जानकारी आपको मेरी पुस्तक से होगी। वो जानकारी ये है कि अखाड़े के जो नागा हैं वो केवल साधु नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने समय में, खास करके मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के समय में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में न केवल इलाहाबाद के बल्कि पूरे देश के कई स्थानों में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, उन्होंने व्यापार वगैरह में भी हिस्सा लिया था, बैंकिंग सिस्टम में हिस्सा लिया था। तो उनके बारे में, उनकी जो मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो बहुविध गतिविधियां हैं उनकी, उनके बारे में हमें एक अच्छी सामग्री पढ़ने को मिलेगी आपको मेरी पुस्तक में। साथियों, अखाड़ा इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मठ वेयर ओनली नागा sannyasis are inmates. There has been a military history of akhadas. They fought many fierce battles against tyrant rulers during later Mughal period to safeguard Hindu religion. Some of the well-known leaders of Naga troops are Gosai Rajendra Giri, Anup Giri, Umrao Giri, etc. Naga leaders became very strong during later Mughal period, and at times they helped local Rajas and Nawabs in distress and got jagirs and valuable gifts from them in return. तो अखाड़ा जो है वो मठों का ही एक विशिष्ट रूप है। अखाड़ों में केवल नागा सन्यासी ही निवास करते हैं। नागा सन्यासियों की पहचान हिंदू सन्यासियों के सैनिक वर्ग के रूप में की जाती रही है तथा इन्हें योद्धा सन्यासी के नाम से अभिहित किया जाता है। ये नागा सन्यासी सदैव शस्त्रों से सुसज्जित होकर यात्रा करते थे। मध्यकाल में ये नागा सन्यासी विशाल समूहों में स्वतंत्र रूप से संपूर्ण देश में विचरण किया करते थे। जहाँ कहीं भी ये जाते थे, वहाँ के प्रशासक, जमींदार, समृद्ध व्यक्ति तथा साधारण जनता द्वारा इनका समुचित आदर सत्कार किया जाता था। आई मीन दे वेर ग्रीटेड बाय द रूलर्स, जमींदार्स एंड affluent people and even common people of a particular place or the places which they visited. और इनके ऊपर जो है they were offered many gifts etc. तो इनको भेंट उपहार आदि देकर के संतुष्ट किया जाता था। मुस्लिम शासन के समय इन सन्यासियों को कभी कभी तीर्थ यात्रा हेतु, देश भ्रमण के समय कर वसूलने हेतु सनदें भी प्रदान की जाती थी। इन सब का डिटेल मैंने पुस्तक में दिया है, जो आप देख सकते हैं। तो इनके इस प्रकार के क्रियाकलापों को शासक वर्ग एवं सामान्य जनता सहिष्णुता पूर्वक सहन करती थी, क्योंकि उनका प्रतिरोध करना एक दुष्कर कार्य था। क्यों प्रतिरोध? It was very difficult to resist them because they were armed ascetics. They were known as warrior ascetics. As regards the genesis of mutts, it is said that they had been established during the 6th century BC in one form or the other. However, mutts in their present form owe their genesis to Shankaracharya, the great seer. He opposed Buddhism and propagated Advaita philosophy. As is well known, Shankar traveled across the country and established 4 mathas in the 4 corners of India: Sharda Peeth, Govardhan Peeth, Jyotish Peeth and Sringeri Peeth. Shankar grouped the saints into 10 denominations, and they are known as Dashnami Sannyasis according to their geographical habitat, namely गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, सागर एंड सरस्वती। तो मित्रों, अखाड़ों
के उद्भव के विषय में हमें कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, फिर भी अखाड़ों का एक सामरिक इतिहास भी रहा है। मध्य एवं उत्तर मध्यकाल में इन अखाड़ों ने अनेक भयानक युद्धों में भाग लिया तथा अत्याचारी शासकों से देश एवं धर्म की रक्षा की। इन अखाड़ों का उद्भव ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, किंतु उत्तर मध्यकाल में इन योद्धा सन्यासियों ने पेशेवर सैनिकों की भांति अनेक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक युद्धों में भाग लिया। इस काल के प्रसिद्ध नागा योद्धाओं में गोसाई राजेंद्र गिरी, अनूप गिरी, उमराव गिरी आदि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो नागा योद्धाओं के ने नवाब सफदरजंग, नवाब शुजाउद्दौला, नवाब आसफउद्दौला, जवाहर सिंह, महादजी सिंधिया, वजीर नजीबुद्दौला, अली बहादुर, कर्नल पावेल आदि के पक्ष में अनेकों युद्धों में भाग लिया और अपनी शूरवीरता एवं साहस से उनको प्रभावित किया। तो सैन्य सेवाओं के बदले में इन नागाओं को राजाओं द्वारा और नवाबों द्वारा, अंग्रेज सरकार द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण उपहार और जागीरें प्राप्त होती थी। तो अखाड़ों के उद्भव के विषय में कोई प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है, यद्यपि मैंने कोशिश की है इनका विवरण देने की। भारतवर्ष में यद्यपि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मठों की स्थापना किसी न किसी रूप में हो चुकी थी, तथापि मठ अपने आधुनिक स्वरूप के लिए शंकराचार्य के ऋणी है। शंकर ने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा अद्वैत वेदांत नामक दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने देश का भ्रमण किया तथा भारत के 4 कोनों में 4 मठ, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, शारदा पीठ जो कि द्वारका में है, गोवर्धन पीठ जो पुरी में है, उड़ीसा में है, ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के पास में है और श्रृंगेरी पीठ श्रृंगेरी कर्नाटक में है, उनकी स्थापना की। तो इस प्रकार उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को पुनर्प्रतिष्ठापित किया। शंकराचार्य ने सन्यासियों को उनके भौगोलिक आवास के अनुसार 10 भागों में वर्गीकृत किया, जो दशनामी नाम से प्रसिद्ध हुए। ये 10 नाम सन्यासी जो थे वो उनको कहा जाता था गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, आश्रम एवं सरस्वती। तो हाँ मित्रों, in fact, Buddhism and Vedic religion were face to face during the early stages of history, leading to a critical situation in future. Shankar established much, subsequently akhadas emerged to meet this critical situation. It is suggested that these akhadas were founded during the time of Shankaracharya. It is further said that Madhusudan Saraswati of Benares, with the approval of Akbar and with the help of Raja Birbal and Rahim Khan Khana, laid a strong foundation of these akhadas. तो यद्यपि अखाड़े जो है कब स्टैब्लिश हुए, इनके बारे में थोड़ा विवाद है। तो वास्तव में भारतीय इतिहास के प्रारंभिक चरणों में बौद्ध धर्म एवं वैदिक धर्म आमने सामने आ गए थे तथा दोनों का ही प्रचार प्रसार हो रहा था। तो इस परिस्थिति में दोनों के मध्य संघर्ष होना अपरिहार्य था। इसी विषम परिस्थिति में शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की और तदनंतर इस संक्रमण काल से निपटने हेतु अखाड़ों का उदय हुआ। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही भारत में अत्याचार के विरुद्ध साधु सन्यासियों द्वारा शस्त्र उठाने की परंपरा विद्यमान थी। इन अखाड़ों ने कब इस प्राचीन परंपरा का पुनरुत्थान किया, यह कहना कठिन है। विदेशी आक्रमणकारियों ने शास्त्रार्थ एवं तर्क की प्रविधि को अपनाने के स्थान पर शक्ति का सहारा लेकर हिंदू धर्म को विनष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने अनेकों संतों की हत्या कर दी तथा उनके आश्रय स्थलों का विनाश कर दिया। तो उस विषम घड़ी में अपनी जीवन रक्षा हेतु शस्त्र उठाने के अतिरिक्त सन्यासियों के समक्ष और कोई विकल्प नहीं था। संभवतः इस कठिन परिस्थिति में साधुओं ने परशुराम एवं द्रोणाचार्य जैसे संतों की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए अपने आप को एक योद्धा वर्ग के रूप में संगठित करते हुए अखाड़ों का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य ने
अखाड़ों की स्थापना की। साथ ही यह भी कहा जाता है कि बनारस के मधुसूदन सरस्वती ने अकबर की सहमति से तथा राजा बीरबल एवं अब्दुल रहीम खान खाना की सहायता से इन अखाड़ों की आधारशिला रखी। अखाड़ों के उद्भव का प्रश्न यद्यपि विवादास्पद है, तथापि ऐतिहासिक ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में योद्धा सन्यासियों की परंपरा बड़ी पुरानी है। 16वीं शताब्दी आते आते उनका संगठन अत्यंत सुदृढ़ हो गया और आगे की शताब्दियों में तो ये योद्धा सन्यासी देशी राजाओं की सेनाओं के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके पहले कि हम अखाड़ों के बारे में और कुछ एक बात और बता देता हूं आपको कि ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें शैव दशनामी नागाओं एवं वैष्णव वैरागी साधुओं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। कुंभ मेलों में कई बार नहाने के प्रश्न पे उनके बीच में रक्तपात पूर्ण संघर्ष का उल्लेख भी मिलता है। इस संघर्ष का कारण था प्रमुख स्नान पर्वों पर स्नान करने की होड़ कि हु विल टेक द होली बाथ। और यू कैन से कि हु विल टेक होली बाथ। तो उनका ये कहना था कि हम पहले स्नान करेंगे, तो इसलिए पहले स्नान करने के चक्कर में उनके बीच में बड़े खूनी संघर्ष भी हो जाते थे कई बार। तो दीज अखाड़ा राज डिवाइडेड इनटू क्लासेस और सेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बिलीफ एंड फिलॉसफी। तो ये अखाड़े जो है वो अपने धार्मिक विश्वासों और दर्शन के आधार पर मुख्य रूप से दो संप्रदायों में बंटे हुए हैं, नागा सन्यासी और जो नागा सन्यासी जो शैव संप्रदाय के हैं और नागा सन्यासी जो वैष्णव संप्रदाय के हैं। तो शैव सेक्ट जो है उसके जो नागा हैं उनको सन्यासी कहा जाता है और वैष्णव संप्रदाय के जो साधु हैं उनको वैरागी कहा जाता है। तो 7 दशनामी अखाड़े हैं कुल, जिसे हम कहते हैं आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। तो दशनामी अखाड़ों में आवाहन अखाड़ा की स्थापना 547 ईस्वी में हुई थी। इनका मुख्यालय वाराणसी में है। इसी तरह से अटल अखाड़ा की स्थापना जो है 647 ईस्वी में हुई थी। इनका भी मुख्यालय वाराणसी में है। आनंद अखाड़ा जो 855 ईस्वी में स्थापित हुआ था, उसका मुख्यालय भी वाराणसी में है। निरंजनी अखाड़ा 904 ईस्वी में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय प्रयाग में है। महानिर्वाणी अखाड़ा 749 ईस्वी में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय प्रयाग में है। जूना अखाड़ा 1060 ईस्वी में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय वाराणसी में है। इसी तरह से अग्नि अखाड़ा जो है वो 1135 ईस्वी में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय भी वाराणसी में है। तो वैष्णव अखाड़े जो हैं उनकी स्थापना 1650 से 1713 ईस्वी के बीच में माना जाता है और इनका मुख्यालय प्रयाग में है। ये 3 वैष्णव अखाड़े जो है 3 अनियों में विभाजित हैं, जिन्हें दिगंबर अनी, निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी कहा जाता है। तो उदासीन पंचायती अखाड़ा, बड़ा उदासीन पंचायती, नया और निर्मल पंचायती अखाड़े ये सिखों के अखाड़े हैं। उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े की स्थापना 1845 ईस्वी में प्रयाग में हुई। उदासीन पंचायती नए अखाड़े की स्थापना 1902 ईस्वी में हरिद्वार में हुई और निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना 1918 ईस्वी में हरिद्वार में हुई। तो इस तरह से इनके डिटेल में आप पुस्तक में देख सकते हैं कि कब इनकी स्थापना हुई, कहाँ इनका हेडक्वार्टर्स है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह क्या है, वो सब आप मेरी किताब में देख सकते हैं। साथियों, eligibility criteria are laid down for the membership of an akhada. If a person wants to join an akhada, he will have to fulfill those eligibility criteria. In order to become a full-fledged Naga, one has to undergo rigorous training and pass through different stages. All the Nagas are required to observe strict discipline. If we throw a glance at the history of these monasteries,
we find that up to 1857 AD, some of these akhadas took part in contemporary politics. In the First War of Independence, they set an example of chivalry by offering their services to Peshwa Nana Sahab and Great Rani of Jhansi. तो प्रत्येक अखाड़े की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कुछ अर्हताओं का निर्धारण किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अखाड़े की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उसे अखाड़े द्वारा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करना पड़ता है। अखाड़ों का द्वार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए खुला रहता है। एक पूर्ण नागा सन्यासी बनने के लिए नव दीक्षित हैं उनको विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये सभी अवस्थाएं अत्यंत कठोर होती हैं और इन्हें पार करने हेतु अत्यधिक संयम, धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह कहा जा सकता है कि नव दीक्षितों को वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय सीनियर मेंबर्स ऑफ द अखाड़ा। तो इस प्रकार पूर्ण नागा बनने में 2 वर्षों से 12 वर्ष तक का समय लगता है। नव दीक्षितों को अखाड़े के महामंडलेश्वर द्वारा कुंभ एवं अर्ध कुंभ मेलों के अवसर पर दीक्षा दी जाती है और उनका जो इनिशिएशन सेरेमनी अकर्स ड्यूरिंग कुंभ एंड अर्ध कुंभ मेलास। तो उसी समय उनको अखाड़ों का सदस्य बनाया जाता है और प्रत्येक नागा से कठोर अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। तो मित्रों, अखाड़ों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इनके इतिहास पे ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि 1857 ईस्वी तक जो है इन्होंने समकालीन राजनीति में भी हिस्सा लिया और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाई और पेशवा नाना साहब और रानी झांसी वगैरह के साथ इन्होंने मिलकर के काम किया। तो इसके बारे में प्रमाण मांगते हैं लोग। 1857 की क्रांति में नागा सन्यासियों ने हिस्सा लिया था, इसका प्रमाण भी मैंने अपनी पुस्तक में दिया है। But like other leaders of princely states, the sun of their military glory set forever in that very year. In other words, the monks changed their outlook and vowed to spend their life in social service through the propagation of Vedic religion. Ever since then, the Naga monks have limited their activities to a spread of Hindu religion to promote education and social service. They also provide free health services to the weaker sections of society. They serve people during the period of distress like floods, droughts and any kind of epidemics, etc. तो अखाड़े जो है प्रिंसले स्टेट्स की तरह जो है उनकी भी आप कह लीजिए कि राजनीतिक शक्ति या सैनिक शक्ति जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई 1857 की क्रांति के बाद। और दूसरे शब्दों में उन्होंने जो है अपना जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण था उसको बदल लिया। अब वो सामाजिक सेवा में और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपना समय बिताना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और तो उन्होंने जो है हिंदू धर्म को प्रमोट करने में, शिक्षा प्रदान करने में और सामाजिक सेवा में अपने आप को लिप्त कर लिया। तो आज भी बहुत सारे अखाड़े जो हैं, जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा है, उनका डिग्री कॉलेज भी है, उनका अस्पताल भी है, साथ ही साथ उनकी संस्कृत पाठशालाएं भी हैं। तो ऐसे कई अखाड़े हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। दे आल्सो प्रोवाइड फ्री हेल्थ सर्विसेज। अब जैसे बहुत सारे अखाड़ों में मैं स्वयं गया हूँ तो मैंने ये देखा है कि वहाँ कोई डॉक्टर बैठता है, आयुर्वेद का या होम्योपैथिक का डॉक्टर बैठता है जो लोगों को मुफ्त में दवाएं देता है और उनका इलाज करता है। तो साथ ही साथ जब कोई मुसीबत आ जाती है, जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या कोई महामारी आ गई, तो ऐसे समय में भी ये बढ़ चढ़ करके समाज सेवा का कार्य करते हैं। It seems that these akhadas assumed great importance in the religion and socio-economic life of Allahabad and many parts of the country. In the later Mughal period, these akhadas shared fortunes in mercantile activities along with their fighting activities. They then established their monasteries in important trading centers like Udaipur, Nagpur, Mirzapur, or Mandvi, Banaras, Pune, Mysore, Hyderabad, etc., and confined their activities to business only. Thus, during later Mughal period, these akhadas were involved in banking, usury, and mercantile activities. After careful investigation of that period, we find that their banking business flourished considerably. A section of sannyasis even
excelled in the field of trade. They were known as सन्यासी traders. तो मित्रों, प्रत्येक अखाड़े के पास चल एवं अचल संपत्ति होती है। यह संपत्ति जमींदारी, जागीर, मकान, दुकान, बाग बगीचा, नगद तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के रूप में होता है। और ये अखाड़े विभिन्न स्रोतों से, जैसे महाजनी, मकान का किराया, कृषि, राज्यों से वार्षिक अनुदान, चढ़ावा, उपहार तथा कई अन्य प्रकार से अपनी आय प्राप्त करते हैं। प्रायः उनका जीवन स्तर, उनके रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा होता है। वे तड़क भड़क और दिखावे में विश्वास करते हैं। तो उत्तर मध्यकाल में यह अखाड़े बैंकिंग, व्यवसाय, महाजनी एवं व्यापार में लिप्त रहे हैं। उस काल के इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ इनके केंद्र थे, वहाँ बैंकिंग व्यवसाय को फूला फला। इनसे कर्ज लेने वालों में साधारण जनता, किसान, व्यापारी तथा अनेक राजा महाराजा भी सम्मिलित थे। नागा सन्यासियों के एक वर्ग ने व्यापार के क्षेत्र में भी अत्यधिक सफलता अर्जित की। इनका व्यापार तिब्बत की पहाड़ियों से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंग्रेजी विवरणों में इनके व्यापारिक गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इलाहाबाद के धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में इन अखाड़ों की भूमिका इलाहाबाद और देश के कई हिस्सों के धार्मिक, इलाहाबाद, बनारस, उज्जैन, हरिद्वार और बंगाल, ऐसे ही और भी कई बहुत सारे हिस्सों में देश के, जिनका नाम मैंने यहाँ पे आपको दिया है। तो ये अखाड़े जो है, इनकी आर्थिक जीवन में भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही थी इन स्थानों में। उत्तर मुगल काल में अखाड़े सैनिक गतिविधियों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी लिप्त रहे थे। उन्होंने आर्थिक क्रियाकलापों के प्रसार हेतु तो अपने अखाड़ों की शाखाएं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों जैसे उदयपुर, नागपुर, मिर्जापुर, बनारस, मांडवी यानी कच्छ, पूना, मैसूर, हैदराबाद या स्थानों में स्थापित की तथा व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। तो इलाहाबाद में चूंकि मैंने पढ़ाई की है, मैं वहाँ के अखाड़ों में बराबर जाता था, तो मैंने देखा कि वहाँ के जो दशनामी एवं बैरागी अखाड़े हैं वो बैंकरों, साहूकारों के रूप में विख्यात है और आज भी लोग उनसे कर्ज लेते हैं। और उनके जो अखाड़े हैं उनको कोठियों के रूप में जाना जाए। कोठी का मतलब होता है कि जहाँ रुपए का लेन देन किया जाता है। Thus, the monks of these akhadas have rendered valuable service in the commercial as well as political field. Still, they have been exerting themselves for the spread of religion and social service. This was an interesting, new, and almost unexplored topic of study. Akhadas had played a vital role in Indian history during the medieval period. They resisted onslaughts of invaders and helped the Indian rulers, and irrespective of their caste and creed. They represented one of the major sects of Hindu religion. For example, Rajendragiri, a Naga saint, along with groups of sannyasis, protected Allahabad from the onslaughts of Bangas Afghans. तो मित्रों, इन अखाड़ों के बारे में यही कहा जा सकता है कि इन्होंने जो है न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही साथ जो है भारतीय इतिहास में इनका जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और ये एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर काम नहीं किया गया था, तो मैंने इसके ऊपर काम करने का प्रयास किया। बड़े परिश्रम से, वर्षों के परिश्रम के बाद ये पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे देखें। और इस समय चूँकि कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेले को और नागा सन्यासियों को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आप देखिए, बहुत सारे नागा सन्यासी, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया राजेंद्र गिरी गोसाई का, जिन्होंने इलाहाबाद की रक्षा बंगस अफगानों के साथ युद्ध करके इलाहाबाद को बचाया था। तो इसका पूरा विवरण आपको मेरी पुस्तक में मिलेगा। तो इवन टुडे देयर शाही प्रोसेसन ड्यूरिंग कुंभ मेला कंटिन्यूज एज द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन for the pilgrims, while a vast majority of Hindus still greets them with veneration. A large section of people has developed misgivings about them. तो आज भी शाही स्नान के अवसर पर अखाड़े सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं तीर्थयात्रियों के लिए। यद्यपि हिंदुओं की एक बड़ी संख्या जो है इनको बड़े आदर और सम्मान के साथ देखती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में तरह तरह के विचार
अपने मन में, आप कह सकते हैं कि बुरे विचार अपने मन में बना लिए हैं कि ऐसे होते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। In my book, I have tried my best to remove misgivings about this institution and to facilitate a better and objective understanding of this institution. I have tried to throw fresh light on the achievements of these akharas whose fame hitherto is confined only to कुंभ fairs. तो मैंने अपनी पुस्तक में यही किया है कि इनके बारे में जो दुर्भावना लोगों ने मन में बना रखी है उसको दूर करने का प्रयास किया है, और इस संस्था को अच्छी तरह से समझने में मददगार होगी ये पुस्तक, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये अखाड़े जो है ये केवल कुंभ मेले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा इनका रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बारे में भी ये जो है आपको जानकारी देगी पुस्तक। तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के आदर्शों को अपनाते हुए इन अखाड़ों ने जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना का तिरस्कार किया। पंचायती व्यवस्था को अपनाकर इन्होंने लोकतांत्रिक भावनाओं का प्रसार किया। अपने संगठन में सभी वर्ग के लोगों को प्रवेश देकर उन्हें समान समझकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक ढांचे में परिवर्तन किया। पंचायती व्यवस्था को अपनाकर इन्होंने लोकतांत्रिक भावनाओं का प्रसार किया। इन्होंने नशा मुक्त भारत के लिए कार्य किया। हिंदू धार्मिक संगठनों के रूप में भी इन अखाड़ों के उत्थान के उपरांत परिवर्तन आया, क्योंकि अखाड़े उच्च कोटि के सुसंगठित संगठन है। It is however significant that while the country was governed by absolute monarchs, these akharas established democratic values. The doors of these akharas were open not only for Brahmins but also for Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Thus they brought together different classes and promoted the idea of equality and fraternity. However, hardly any worthwhile research has been done on this subject so far. The history of these akharas still lies in obscurity. In view of their important place and role in Hindu religion and society, their history needs to be explored systematically to fill in this gap. यद्यपि मैंने अधिक से अधिक बातों का पता करके उनको अपनी पुस्तक में लिखा है, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा काम अंतिम है। और भी लोग इस पर काम करना चाहें, जो शोधार्थी काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि अखाड़ों का इतिहास अत्यंत रुचिकर है तथा इनके इतिहास के विषय में शोध कम हुआ है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जो है, बहुत सारी बातें इनके बारे में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है इस पुस्तक में। आज भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनका बहुत ही सहृदयता से अभिनंदन करता है, और साथ ही साथ जो है इनकी प्रशंसा करता है। इनके किए गए द्वारा किए जा रहे सामाजिक सेवाओं का लाभ उठाता है। तो इसलिए मित्रों, अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ जब तक कुंभ मेला चलता रहेगा तब तक किसी न किसी पहलू पर मेरी वीडियोस इनके ऊपर आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार। फिर जल्दी हाजिर होते हैं किसी नए वीडियो के साथ।